अध्याय 8। बानी घर में। इसके बावजूद कि उसका घर विशाल था, वॉनी सिर्फ एक कमरे में रहता था, इमारत की बिल्कुल दाहिनी तरफ ऊपर की मंजिल में। आपने इतनी बड़ी जगह क्यों खरीदी? मकानों के दलाल ने कहा था कि उसके पास बस यही एक बाकी है। उन्हें आपके आने का पता चल गया था, विल्फ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह अब नीचे की मंजिल पर इमारत की बिल्कुल बाईं तरफ रसोई घर के बगल में रहता था। पहली बार जब उसने वॉनी का कमरा देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। एक ऐसी अजीब जगह जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। और सचमुच वो एक गैर मामूली कमरा था। खिड़की के ठीक नीचे वॉनी का छोटा सा पलंग था। उसके पास ही बेत की वो टोकरी थी जिसमें डैंडेलियन सोती थी। हालांकि वह छिपी बात नहीं थी कि वह बीच रात को किसी समय वहां से खिसक कर वॉनी के पलंग पर चली आती थी और सुबह होने तक उससे सटकर सो जाया करती थी। कमरे में एक आरामदेह सोफा भी था जिस पर बैठकर वह संगीत सुनता या कोई किताब पढ़ता, क्योंकि कमरे में किताबों से भरी हुई एक अलमारी भी थी। दीवार पर उस महिला का चित्र टंगा था जो अपनी उंगली के छोर पर एक पीली तितली को टिकाए हुए थी। एक छिछले पेंदे वाले गमले में एक नन्हा सा बीना पेड़ उग रहा था। लेकिन जो चीज कमरे को सचमुच अद्भुत बनाती थी, वह थी उसके ठीक बीचों बीच, सारी खाली जगह को घेरे हुए एक विशाल काला ग्रैंड पियानो जिसका ढक्कन खुला हुआ था। भले ही अब बानी संगीत सभाओं में अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता था, लेकिन हर रोज घंटों घंटों पियानो बजाया करता था। ये जीवन में उसका सबसे बड़ा सुख था। हर दोपहर अब 4:30 बजे वॉनी और विल्फ साथ बैठकर दूध के साथ चेरी वाले वन खाते और गपशप करते। आप पियानो को किसी और कमरे में क्यों नहीं रख देते? विल्फ ने एक दिन कप में दूध डालते हुए पूछा। मुझे हर वक्त इसके पास रहना पसंद है, वॉनी ने कहा। उसे बहुत तसल्ली मिलती थी अगर वह रात में जागकर उसे वहां अंधेरे में मौजूद पाता था। और वह बौना पेड़ वह आपको कहाँ मिला? जापान में एक महिला ने मुझे दिया था। उसने विल्फ को बताया कि उस महिला का नाम ओहारू था। वह कलम की बजाय स्याही और ब्रश से कविताएं लिखती थी। वह बौने पेड़ उगाती थी। वॉनी ने बताया कि ओहारू ने ऐसे वीने पेड़ों का एक जंगल उगा रखा था। शरद ऋतु में उनकी पत्तियां सुनहरी, पीली और लाल हो जातीं। बसंत में नन्ही नन्ही कलियों प्रकट होती, फिर छोटी छोटी पत्तियां और फूल। ओहा से कैसे घर में रहती थी जिसकी दीवारें कागज की थीं और उसकी एक बगिया थी जिसमें फूल नहीं थे, सिर्फ पत्थर और महीन बुहारी हुई रेत। विल्फ, जो सारी जिंदगी कभी वुडफोर्ड के बाहर नहीं गया था, ये सब चकित होकर सुनता रहता। वॉनी जिन चीज़ों की बात करता उनमें से कुछ इतनी गैर मामूली थीं कि पहले पहल विल्फ के मन में ख्याल गुजरा कि वॉनी कहीं सिर्फ उसकी टांग खींचने की खातिर यह सब मन से गढ़ कर तो नहीं सुना रहा। लेकिन फिर जब वो उसे बेहतर तौर पर जानने लगा, तो आभास हुआ कि वॉनी कभी ऐसा नहीं करेगा। क्या आप हमेशा ही इतने शर्मीले थे जितने अब हैं? विल्फ ने पूछा था। क्या आप किसी पार्टी में शामिल उन छोटे से लड़कों में से थे जो पार्टी में दरवाजे के पीछे छुपे बिना गाना नहीं गा सकते, ताकि कोई यह न जान पाए कि वह आप ही थे जो गाना गा रहे थे, भले ही वे जानते रहे हों, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको दरवाजे के पीछे जाते देख लिया था। हाँ, तब आपने इन सैकड़ों हजारों लोगों के सामने पियानो कैसे बजाया? अरे विल्फ, वो बहुत भयानक था, वॉनी ने ऊंचे स्वर में कहा। मैं तुम्हें यता भी नहीं सकता कि वो कितना खराब था, कम से कम शुरू में। उसने आगे बताया कि जब वह छोटा था तो नेपथ्य में अपना सबसे अच्छा सूट पहने मंच पर जाने का इंतजार करते हुए कितना भयभीत रहता था। उसे मंच के सिरे पर नीचे की तरफ लगी रोशनियों के पार हजार सिरों याले किसी राक्षस की तरह नाक सुरकते और फुसफुसाते दर्शकों का आभास होता था। यार्नी को मालूम था कि जैसे ही उसने मंच पर अपने पैर रखे, हर कोई तालियों बजाने लगेगा और यह भी उसे नापसंद था। वह शोर उसे डरावना लगता था। वहां मंच के बीचों बीच चमकती हुई रोशनी के एक तालाब में उसे अपना प्यारा पियानो नजर आता। वह जानता था कि अगर वह केवल उस तक पहुंच जाए और बजाना शुरू कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सुखी और सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन नेपथ्य से पियानो तक पहुंचना किसी ऊंचे कगार के छोर पर कदम रखते हुए चलने के बराबर था,
जिसके नीचे समंदर की लहरें गुस्से में पत्थरों और चट्टानों से टकरा रही हों और यह डर हो कि किसी भी पल आप नीचे गिर सकते हैं। लेकिन तभी उसने आगे कहा, मेरी माँ को एक जादुई पर्दा मिला, जिसे हर रात संगीत सभा से पहले वे मंच के सिरे पर टांग दिया करतीं। वह अदृश्य था, लेकिन मुझे मालूम था कि वह वहाँ है। इसका मतलब था कि मैं दर्शकों को देख सकता था, पर वे मुझे नहीं देख सकते थे। मैं पूरी तरह अकेला और आत्मनिर्भर महसूस करता और इसलिए पियानो तक चलकर जाना कोई समस्या नहीं रह गई थी। क्या आपके पास अब भी वह पर्दा है? विल्फ ने पूछा और बानी बहुत हल्के और अजीब ढंग से मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, मैं बड़ा हुआ और फिर मैं यूड़ा हो गया और मेरी माँ भी नहीं रही। लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि वो जादुई पर्दा कैसे काम करता था। मुझे फिर उसकी ज़रूरत नहीं रही। मैं अकेले दम मंच को पार कर सकता था। लेकिन मुझे संगीत सभा का अंत बहुत अच्छा लगता था, इसलिए कि वह खत्म हो गई होती थी। इसलिए कि मुझे पता था कि मैंने लोगों को सुख दिया है, वानी बोला। जब मैं अंत में तालियों की आवाज़ सुनता तो मुझे पता चल जाता कि मैंने उन्हें कोई खास चीज़ दी है, कोई अद्भुत चीज़ जिसे वे अपनी बाकी ज़िंदगी याद रखेंगे। और इस बात से मुझे बहुत खुशी होती थी। आप अब भी बहुत शर्मीले हैं, विल्फ ने टिप्पणी की। हाँ, वॉनी ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन ओहारू और भी शर्मीली है। विल्फ ने कल्पना की कि वे दोनों अगल बगल, खामोश और शर्माते हुए से मगर पूरी तरह प्रसन्न, हीने पेड़ों के एक जंगल में बैठे हैं, या एक बगिया में जिसमें कोई फूल नहीं है, सिर्फ पत्थर हैं और बुहारी हुई रेत। उसी दिन बाद में जब अंधेरा घिरने लगा तो बारिश शुरू हो गई। काम से घर लौटता हुआ एक आदमी वॉनी के घर के सामने अखरोट के पेड़ के नीचे आसरा लेने के लिए आ खड़ा हुआ। वहां इंतजार करते हुए उसका ध्यान गया कि उस बड़े से मकान में सिर्फ 2 बत्तियां जल रही थीं। एक ऊपरी मंजिल पर इमारत की बिल्कुल दाहिनी तरफ और दूसरी नीचे की मंजिल पर एकदम बाईं तरफ। ठीक उसी समय एक युवती उसकी बगल में आकर खड़ी हो गई। क्या वह शुरू हुआ? उसने अपने टपकते छाते के नीचे से घर की तरफ उत्कंठा से ताकते हुए पूछा। क्या शुरू हुआ? बत्तियां, उसने कहा। बत्तियों चालू होना। देखो, देखो, अब शुरू हो रहा है। उसके बालते बोलते घर के ऊपर की दाहिनी खिड़की के बाईं तरफ वाली खिड़की भी जगमगा उठी और फिर उसकी बाईं तरफ की खिड़की और फिर उसकी बाईं तरफ वाली खिड़की और फिर उसके बगल वाली। धीरे धीरे ऐसा लगा कि पीले रंग की रोशनी एक लहर की तरह समूची ऊपरी मंजिल पर दाएं से बाएं को एक स्थिर गति से बहती चली गई जब तक कि सारी खिड़कियां रोशन नहीं हो गईं। ऐसा हर रात इसी समय होता है, युवती ने तेज तेज सांसें लेते हुए कहा। मैं इसे देखने के लिए हमेशा समय से पहुंच जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यह काफी खूबसूरत चीज है। आदमी ने हामी भरी। जो हो रहा था उसमें कुछ रहस्यमय और आकर्षक सा था। अब तक पूरी तरह रोशन हो चुकी उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर एक खिड़की बिल्कुल बाईं तरफ प्रकाशित हो गई थी और अब पीली रोशनी उसी स्थिर गति से बह रही थी, लेकिन इस बार बाईं से दाईं ओर को। वे कहते हैं कि वह अजीबोगरीब है, और मैंने वुडफोर्ड बिगुल में पढ़ा कि वह बहुत ओछा है। औरत ने कंधे उचकाए। अखबार में लिखी हर बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब रोशनी तीसरी मंजिल पर यह रही थी। वे खामोशी में लिपटे उसे देखते रहे जब तक कि वह मकान की आखिरी खिड़की तक नहीं पहुंच गई। निचली मंजिल के एकदम बाईं तरफ वह खिड़की जो पहले ही से रोशन थी। वह बड़ा सा मकान समूचे का समूचा अब घिरते हुए अंधियारे में रोशनियों से जगमगा रहा था। सचमुच सुंदर है, आदमी ने स्वीकार किया। शानदार है। यह एक जहाज जैसा लगता है, वह बोला, जो रात के वक्त समंदर में तैर रहा हो। लेकिन युवती ने कहा कि वो उसे किसी पार्टी के उस क्षण की याद दिलाता है जब सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं और जन्मदिन का केक अंधेरे कमरे में लाया जाता है और नन्ही नन्ही हल्की लो वाली मोमबत्तियों की रोशनी कांपती लर्जती है और फिर सब गाने लगते हैं। मकान लगभग 10-15 मिनट तक उसी तरह जगमग जगमग करता रहा और वह युवती और आदमी दोनों उस विशाल पेड़ की छाया में खड़े उसे निहारते रहे। और फिर अचानक ही नीचे की सबसे बाएं हाथ वाली खिड़की की बत्ती बुझ गई। फिर उसके बगल वाली खिड़की का प्रकाश भी बंद हो गया और फिर उसके बगल वाली खिड़की का भी।
अब रोशनी की बजाय अंधेरा था जो एक खिड़की से दूसरी तक बहता चला जा रहा था, और जैसे जैसे ये हो रहा था ऐसा लग रहा था कि मकान नीचे से ऊपर की तरफ गायब होता चला जा रहा है। कितना अजीब है ये, युवती ने हल्के से कहा। कितना अजीब और कितना सुंदर। अब सिर्फ मकान की ऊपरी मंजिल में रोशनी थी और धीरे धीरे बाएं से दाएं तरफ बढ़ते अंधेरे ने लहर की शक्ल में उसे भी कब्जे में कर लिया। अंत में उस विशाल मकान की सिर्फ एक खिड़की में बत्ती जलती रह गई थी। वो लगभग 5 या 10 मिनट तक जली रही और जब बिल्कुल अचानक ही वो बुझ गई तो पूरी इमारत गायब हो गई। और तुम्हारा कहना है कि ऐसा हर रात होता है? उस आदमी ने युवती से पूछा। हर रात, उसने जवाब दिया। कभी कभी, आज की रात की तरह, ऐसा बड़े आराम से होता है। फिर दूसरे मौकों पर बिजली अचानक 10 मिनट या इससे ज्यादा समय तक एक ही जगह रुककर फिर बहने लगती है। क्यों? युवती ने सिर हिलाया। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, उसने कहा, रत्ती भर अंदाजा नहीं है। ये सब पूरी तरह एक रहस्य है। अचानक आदमी और युवती ने पाया कि वे उस अंधेरे में युवती की छतरी के नीचे साथ साथ खड़े थे। मेरा ख्याल अब मुझे चलना चाहिए, आदमी ने कहा। मुझे भी। अच्छा, तो गुड नाइट। गुड नाइट। इसके बावजूद कि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, उनके लिए एक दूसरे के संग यत्तियों के उस अजीबोगरीब प्रदर्शन को देखना एक अद्भुत अनुभव था। उन्हें झेपसी महसूस हुई और वे शर्म से लाल भी हुए, लेकिन वे पूरी तरह प्रसन्न थे, जैसे बानी और ओहारू उस वीने जंगल में या उस बगिया में जहां कोई फूल नहीं था, सिर्फ पत्थर थे और महीन बुहारी हुई रेत।